हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कोर ऑफ सिविक्स में। आज हम देखेंगे एरिस्टोटल, पॉलिटिकल थिंकर एरिस्टोटल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्लेटो के 2 पार्ट्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमने प्लेटो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था, जो आपके यूजीसी नेट, टीजीटी, जीआईसी, पीजीटी, एलटीनेट इन सब में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में कहाँ हुआ था? अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मैसेडोनिया, ऑप्शन बी चालसी, ऑप्शन सी स्टेगिरा, ऑप्शन डी एथेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टेगिरा। अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में मकदूनिया के स्टेगिरा में हुआ था। मकदूनिया के स्टेगिरा में हुआ था 384 ईसा पूर्व में। इनके फादर का नाम क्या था? निकामुचुस। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, अरस्तु की इनमें से अरस्तु की अध्ययन पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए आज्ञात्मक पद्धति। अरस्तु आज्ञात्मक पद्धति में बताते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ों का निर्माण करना, यानी विशेष से सामान्य की ओर बढ़ना। ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक शैली। विश्लेषणात्मक शैली में अरस्तु बताते हैं कि चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में बांटकर उसका अध्ययन करना। जैसे अरस्तु ने जीवन को 3 भागों में बांटा है, पहला पौष्टिक, संवेदनशील, बौद्धिक। इन तीनों जीवन को पार्टों में बांटकर उसका अध्ययन करना। ऐतिहासिक पद्धति थर्ड है ऐतिहासिक पद्धति, इतिहास को पढ़कर वर्तमान में अप्लाई करना, यानी इतिहास को पढ़कर वर्तमान में चल रहे आंदोलन वगैरह में अप्लाई करना। ऑप्शन डी है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु ने 158 देशों की शासन पद्धतियों का अध्ययन किया। कितने देशों की? 158 देशों की पद्धतियों का अध्ययन किया है। चारों पद्धतियाँ किसकी हैं? अरस्तु की हैं। आज्ञात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, अरस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ऑप्शन बी मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने ज़ून पॉलिटिकॉन शब्द का यूज किया है। अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु मनुष्य को प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानते हैं। ऑप्शन बी में जो है ज़ून पॉलिटिकल शब्द का यूज़ किया है इन्होंने मानव की प्रकृति को बताने के लिए। ज़ून पॉलिटिकॉन का शब्द होता है राजनीतिक प्राणी, यानी पॉलिटिकल एनिमल। इसका अर्थ क्या होता है? पॉलिटिकल एनिमल। ज़ून पॉलिटिकॉन का शब्द। तो ऑप्शन ए में लिखा है केवल ए सही है। ए तो हमारा सही है ही। ऑप्शन बी केवल बी सही है। ऑप्शन सी ए बी दोनों सही है। ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों ही सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, निम्नलिखित में से अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता कौन कौन सी हैं? अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं कौन कौन सी? ऑप्शन ए राज्य की जनसंख्या ना तो ज़्यादा हो और ना कम होनी चाहिए। ऑप्शन बी राज्य समुद्र के किनारे होना चाहिए। ऑप्शन सी राज्य के आकार न ज़्यादा हो ना कम होना चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अरस्तु ने जो आदर्श राज्य की विशेषताएं बताई हैं उसमें अरस्तु ने कहा है कि राज्य की जनसंख्या न ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, और राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। राज्य का जो आकार है ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जनसंख्या के अकॉर्डिंग राज्य का आकार होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमानी साहसी दोनों का मिला जुला होना चाहिए। राज्य से ही व्यक्ति का क्या होगा? कल्याण होगा। ये सभी क्या है? अरस्तु की एक आदर्श राज्य की विशेषता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? प्लेटो ने तो नहीं किया था, क्योंकि प्लेटो ने राज्य का वृहद रूप बताया था।
आदर्श राज्य की व्याख्याएं दी थी प्लेटो ने। अरस्तु ने, हमने ऊपर पढ़ा, अरस्तु ने अध्ययन पद्धतियाँ बताई, आगमनात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियाँ बताई, स्वदेशात्मक, ये सभी अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ। तो तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किसने किया? अरस्तु ने। इस तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से अरस्तु ने 158 देशों पर शासन, जो संविधान है, उनका अध्ययन किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन, अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है हमें कौन सा सही नहीं है। सो ऑप्शन ए है, सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित था। ये तो सही बात है, उन्होंने लोगों की संख्या के आधारित पर तो राज्य को बताया है उन्होंने, और उसका वर्गीकरण भी इस संख्या के आधार पर किया है शासन का। ऑप्शन बी, इस आधार पर कि क्या शासक आम हित यथार्थ रूप में अथवा अपने हित विकृत रूप में शासन करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालिक हितों में शासन करती है। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, वह सरकार तभी तो स्थायी होगी जो अधिक प्रभावी और लंबे समय तक कार्य करेगी, जनता को वही सरकार भाती है। तो ऑप्शन डी, सरकार साझे हितों से वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन डी नॉट करेक्ट। सरकार साझे हितों में वशीभूत नहीं होती, संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील भी नहीं होती। सरकार के आधार पर प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करना व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, संख्या के आधार पर ही प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्य आधारित शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है और स्वतार्थ होता है, ना कि ऑप्शन डी। सरकार साझे हितों में वशीभूत होती है, संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक करने के टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है टेलियोलॉजिकल अग्रणी दृष्टिकोण के रूप में? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन सी अरस्तु एंड ऑप्शन डी निकोलो मैकियावेली। टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण का मतलब है, अरस्तु ने टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण में उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर व्यापक रचना की है। उन्होंने नीति, तर्क, विज्ञान सबका मिलाकर एक राजनीति बनाई है। भौतिक विज्ञान पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं। इन सभी को मिलाकर एक टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण बनाई है, जिसको कहा जाता है अगर अरस्तु की टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण। सभी विषयों का मिश्रण करा है इन्होंने इसमें। 8 क्वेश्चन, किसने अरस्तु को ज्ञाताओं का गुरु कहा है? किसने अरस्तु को ज्ञाताओं का गुरु कहा है? ऑप्शन ए मैक्सी ने अरस्तु को सर्वज्ञ गुरु कहा है, ना कि ज्ञाताओं का गुरु। मैक्सी ने क्या कहा है? सर्वज्ञ गुरु। ऑप्शन बी दांते ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दांते ने ही अरस्तु को ज्ञाताओं का गुरु कहा है। ऑप्शन सी कैटलिन नहीं, ऑप्शन डी मैकियावेली नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दांते ने ज्ञाताओं का गुरु कहा है और मैक्सी ने अरस्तु को सर्वज्ञ गुरु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था? द नर्सरी, द लिशियस, द मॉन्टेसरी और ऑप्शन डी है द एकेडमी। अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम द लिशियस था। एथेंस में अरस्तु ने 335 से 324 ईसा पूर्व जब वो वापस आए थे, तब उन्होंने निजी शिक्षण संस्थान स्थापित किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था द लिशियस। और क्वेश्चन 10 आपका लास्ट क्वेश्चन है। संविधान राज्य के कार्य
तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी J.S. मिल, ऑप्शन डी हीगल। अरस्तु ने ही संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। कौन करता है? अरस्तु। सो हमने देखा आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अरस्तु से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस को हमने देखा जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सो थैंक यू फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए। तो इसका सेकंड पार्ट में इसके हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिससे सभी UGC नेट TGT PGT में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं।